जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपका विशेष थैंक्स है, आप लोगों ने इतना दोस्तों हमें सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने दोस्तों लगातार हमसे जुड़ करके आप वीडियो को इतना अच्छे से देख रहे हैं और सारे ही वीडियो को दोस्तों बिल्कुल कंटिन्यू देख करके, क्योंकि बहुत अच्छी व्यू आ रही है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, भले ही ओवरऑल देखने में व्यू कम आए, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को दोस्तों विशेष थैंक्स है और ऐसे ही अपना प्यार अपना सम्मान हमें बनाए रखें हमारे ऊपर दोस्तों, क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। हम आपको पढ़ाते हैं एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए शिक्षक के तौर पे, लेकिन आप भी शिष्य हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ते तो हम पढ़ाते ही किसको। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से थैंक्स करता हूं, फिर से धन्यवाद करता हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की अपनी क्लास को। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता होगा जो हमारे प्राचीन काल के दोस्तों एक मौर्य वंश का शासक हुआ, जिसका नाम हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों बहुत ही महान शासक, इतना महान शासक कि आप सोच करके देखिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पता नहीं कितने हजारों राजवंशों ने भारत पर शासन किया, प्राचीन काल से लेकर के और आज़ादी तक। लेकिन हमने जो अपना राज चिन्ह एक्सेप्ट किया, जो हमने अपना राज चिन्ह बनाया, वो किसके चिन्हों को बनाया? वो हमने दोस्तों अशोक के चिन्हों को बनाया, क्योंकि अशोक का ही जो राज चिन्ह था दोस्तों, जो हम लोग जानते हैं, जो अशोक का मतलब सारनाथ के पिलर पर जो दोस्तों उसका अशोक स्तंभ बनाया हुआ था, जिसमें 4 सिंह होते हैं, तो उसको हमने राज चिन्ह के रूप में एक्सेप्ट किया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो अशोक सम्राट अशोक हैं, इनको दोस्तों काफ़ी वरीयता दी जाती है, काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। तो इत्मीनान से, ध्यान से, और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें मैंने किसी भी तरीके से फालतू फैक्ट लेने की कोशिश नहीं किया है। कोशिश किया है कि केवल सिलेक्टेड चीज़ मैं यहाँ पे शामिल करूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताऊँगा वो आप नोट करेंगे। जो कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नोट नहीं करना है, तो आप नोट भी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है कि आप लिखेंगे इसको, और इस चैप्टर को दोस्तों 2 बार 3 बार आप रिवीजन करेंगे। क्लास भले ना देखें, आप एक बार नोट्स बना लेना, नोट्स का 2 बार 3 बार रिवीजन करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में। और सम्राट अशोक के बारे में आप लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बार मैं रिवीजन करता हूं कि दोस्तों हमने हसीना मासूक सा एक ट्रिक जाना था। हसीना मासूक शाह हमने एक ट्रिक जाना था। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश को दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, और इसमें दोस्तों हमने अभी तक दो शासकों के बारे में पढ़ लिया है। पहला शासक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या किया था, जिसने दोस्तों धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उनको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। चाणक्य इनके सहयोगी थे, हम सबने ये पीछे जाना था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हुए दोस्तों बिंदुसार, हमने ये भी जाना था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं 297 ईसा पूर्व में अपना सारा का सारा जो राजपाट है वह अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके, और ये दोस्तों जैन धर्म में संलेखना प्रथा होता है, उसके तहत इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। इसके बाद बिंदुसार के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट शासक हैं ये अशोक हैं, और इन्हीं अशोक के बारे में हमें पढ़ना है। और मैं आपको अब एक चीज बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनेंगे। बिंदुसार का दोस्तों शासनकाल, हमने बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से लेकर के 297 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 272 ईसा पूर्व तक हमने जाना था, हमने ये जाना था। लेकिन अशोक का जो शासनकाल शुरू होता है वह 272 या 269 ईसा पूर्व दोनों से स्टार्ट होगा। सर क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आया। मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो दोस्तों बिंदुसार होगा, अशोक के पहले जो अशोक का पिता था बिंदुसार, तो दोस्तों बिंदुसार द्वारा जो अपनी गद्दी को छोड़ा गया वह 272 ईसा पूर्व में, 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। और 272 ईसा पूर्व के बाद जब अशोक राजा बनता है, अशोक राजा बनता है दोस्तों, तो ये 269 ईसा पूर्व में बनता है, 269 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पर 272 ही लिखा होता है, कहीं कहीं पर 269। तो सर बीच में 3 साल का गैप आ रहा है, इन 3 सालों में क्या हुआ? तो इन्हीं 3 साल की कहानी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात और अशोक के शासक बनने से पहले बीच में दोस्तों 3 साल का हमें गैप मिलता है। और इस 3 साल में अशोक द्वारा
बहुत ज्यादा संघर्ष किया गया गद्दी के लिए। कहते हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को, बौद्ध ग्रंथों में ऐसे ही लिखा हुआ है, और जो सिंगली अनुश्रुतियां हैं दोस्तों, जिनमें दीपवंश और महावंश के रूप में हम जानते हैं, उसमें तो यह बताया गया है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार करके गद्दी प्राप्त किया था। और ये जो 3 साल का समय लगा अशोक को गद्दी पर बैठने में, 272 ईसा पूर्व में तो बिंदुसार गद्दी छोड़ दिया, लेकिन अशोक 269 ईसा पूर्व में बैठा, तो 3 साल अशोक अपने भाइयों के साथ संघर्ष में लगा रहा। तो एक बार मैं इसका आपको कहानी बता देता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं क्या संघर्ष है और क्या नहीं है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। अशोक के पहले जो शासक होता है वो बिंदुसार होता है, यहां तक तो हमें डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। बिंदुसार दोस्तों शासक हो गया, लेकिन हमने ये जाना था बिंदुसार वाले चैप्टर में कि बिंदुसार एक बहुत ही भोग विलासी टाइप का शासक था, यानी कि इसके बहुत सारी पत्नियां मिलती हैं हमें। इसकी जो बिंदुसार की पत्नियां हैं वह अनेक पत्नियां हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है। तो ये अनेक पत्नियां हैं दोस्तों, ये हम जानते हैं। और अनेक पत्नियां हैं तो अनेक क्या होंगे, पुत्र होंगे, अनेक पुत्र होंगे। बिंदुसार के इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अनेक पत्नियां थीं और जिनके अनेक पुत्र थे, ये हमें पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार द्वारा दोस्तों जो अपना उत्तराधिकारी चुना गया, अनेक पुत्रों में से, ध्यान से सुनना है, अनेक पुत्रों में से दोस्तों सुसीम को चुना गया था। किसे चुना गया था? सुसीम को। और सुसीम ही बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये सुसीम होगा यह बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र था। तो फिर अशोक क्या था दोस्तों? कहते हैं कि जब, अब कहानी ध्यान से सुनिए आप, काफी इंटरेस्टेड कहानी है। जब अशोक पैदा हुआ था तो कहते हैं कि अशोक काफी कुरूप था। और कुरूप मतलब दोस्तों वो बहुत सुंदर नहीं था, और बिंदुसार मतलब ये मान लिया था कि ये भाई मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इतना कुरूप, या जो भी कारण रहा हो। बहुत ग्रंथों में हमें अलग अलग कहानियां मिलती हैं। खैर, कुल मिलाकर के मामला ये है कि बिंदुसार द्वारा दोस्तों अशोक को त्याग दिया जाता है। अशोक को क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। और अशोक दोस्तों अपनी माता के साथ निर्वासित जीवन जीता है। हालांकि वह उज्जैन का राज्यपाल जरूर होता है। बहुत सारे हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं इंडिया में दोस्तों, जो उज्जैन का क्षेत्र होगा, उज्जैन का वो राज्यपाल होता है। लेकिन बहुत ऐसी मान्यता है कि अशोक और उसकी माता को बिंदुसार द्वारा दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। मतलब कि अशोक को और उसकी मां को दोस्तों, जो ये बिंदुसार है, इसने अपने राजघराने से, अपने राज दरबार से निकाल दिया था। और जो ये अशोक होगा, यह दोस्तों अपने राज दरबार से बाहर रहता है। और सुसीम को ही बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश करता है। और फाइनली अशोक के मध्य और सुसीम के मध्य एक लंबा संघर्ष हुआ। तो ये तो मान्यता हर ग्रंथ में है, मतलब सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक, और जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं था बिंदुसार को, और सुसीम जो कि सबसे प्रिय पुत्र था, इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। और फाइनली दोस्तों अशोक सुसीम को पराजित करके, और इसको पराजित करने में 3 साल का समय लगा। इसीलिए बिंदुसार की गद्दी 272 ईसा पूर्व में छूटी, लेकिन अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। मतलब 3 साल का डिले होता है अशोक को गद्दी बैठने में। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि केवल अशोक और सुसीम के मध्य ही नहीं, बल्कि अशोक और जितने भी पुत्र थे, बिंदुसार के जितने भी पुत्र थे, सबके मध्य अशोक की लड़ाई हुई, सबके मध्य। और अशोक दोस्तों अपने 100 भाइयों को मार करके, ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार करके गद्दी प्राप्त करता है। हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हमारे एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि जो बिंदुसार है, इसने अपना उत्तराधिकारी से किसे चुना था? तो दोस्तों सुसीम को चुना था। या ये पूछा जाएगा कि बिंदुसार किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? सुसीम को। या तो ये पूछा जाएगा कि जो बिंदुसार है, इसका सबसे प्रिय पुत्र कौन था? तो दोस्तों सबसे प्रिय पुत्र कौन होगा? सुसीम। और ये अशोक को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, हमने जान लिया है। अशोक और बिंदुसार के मध्य युद्ध होगा, लेकिन युद्ध कई सारे पुत्रों के मध्य और अशोक के मध्य होगा। फाइनली अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, गद्दी प्राप्त करता है। तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों अशोक की। बहुत महान शासक, बहुत गजब की पर्सनैलिटी है। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आपको मजा भी आएगा। नाम दोस्तों अशोक है।
आप एक एक पॉइंट नोट करेंगे। नाम क्या होगा? अशोक, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्हें अशोक महान, इनके नाम के आगे अशोक महान या सम्राट अशोक या अशोक प्रियदर्शी, ये सब नाम लगाए जाते हैं। अशोक का उपनाम कभी भी आपसे पूछे तो आप प्रियदर्शी बताएंगे। अशोक को दोस्तों प्रियदर्शी भी कहा जाता है, आगे आप देखेंगे जब इसके अभिलेख पढ़ेंगे तो। इनका काल क्या होगा? काल मतलब इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। अब जो मैं बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी 269 ईसा पूर्व के स्थान पर 269 ईसा पूर्व के स्थान पे 272 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। तो 272 ईसा पूर्व में तो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, लेकिन 3 साल का ब्रेक हुआ और फाइनली अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। तो अधिकतर इतिहासकार का मानना 269 है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 272। तो जब आपके पास ऑप्शन ना हो, मतलब या तो ऑप्शन में 269 है तो आप 269 टिक कर दीजिए, या तो ऑप्शन में 272 है और अशोक का शासनकाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अशोक शासक कब बना था। तो अगर अशोक का शासनकाल स्टार्ट करने की बात 272 ईसा पूर्व से होगी तो आप 272 टिक कर देंगे। अगर 269 होगा तो आप 269 टिक कर देंगे। अगर दोनों ही होगा तो ध्यान रखना है आपको 269 ही टिक करना है, क्योंकि 3 साल की जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है ना, कि इन 3 सालों में अशोक अपने भाइयों के साथ उलझा रहा गद्दी के लिए। तो ये मैंने स्पष्ट कर दिया आपको। वंश, तो दोस्तों अशोक जो होगा ये मौर्य वंश का शासक था। इसके पिता का नाम बिंदुसार, इसके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। मौर्य वंश साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्हीं का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इनकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन, जो हर्यक वंश का था। अब इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रारंभिक जीवन तो ये सब किसी काम का नहीं है, ये आपको नहीं नोट करना है, ये केवल समझने के लिए। देखिए अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ है, ये भी आपको नोट नहीं करना है, केवल मतलब आपके समझने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको सुन लेंगे, लिखेंगे नहीं। युवावस्था में वह एक कुशल योद्धा और प्रशासक थे, लेकिन क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मतलब अशोक को काफी क्रूर माना जाता है दोस्तों। उन्होंने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में विभिन्न प्रांतों के गवर्नर के रूप में काम किया, जैसे कि उज्जैन। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करेंगे, हमेशा पूछा जाता है कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे या कहाँ के राज्यपाल थे। आपको पता है दोस्तों जो मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश का प्रशासन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक क्लास मौर्य वंश का और छोटा सा होगा जिसमें मौर्य वंश के सभी प्रशासन हम लोग देखेंगे। तो मौर्य वंश एक ऐसा दोस्तों वंश था, पहली बार इसको क्या किया गया? प्रांतों में विभक्त किया गया था, और 5 प्रांत थे मौर्य वंश में, कुल 5 प्रमुख प्रांत थे। तो प्रांतों में, इनके साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में। और दोस्तों इन्हीं में से एक प्रांत था उज्जैन, और उज्जैन का राज्यपाल जो था, जो गवर्नर था, वो अशोक था। ये आप नोट कर लेंगे, बाकी आपको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। सिंहासन रोहण, तो देखते हैं दोस्तों सिंहासन रोहण अशोक का। बिंदुसार की मृत्यु लगभग 272 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने अपने भाइयों को पराजित करके मौर्य सिंहासन को प्राप्त किया था। तो देखिए मृत्यु कब हुई थी? 272 ईसा पूर्व में, लेकिन वो मतलब जितने भी भाई थे उनके साथ वो उलझ गया, और गद्दी पर वास्तविक रूप में वो जब बैठा तो 3 साल लग गया, और 269 ईसा पूर्व में जाकर के वह गद्दी पर बैठता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अशोक शासक कब बना था। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भले ही मैंने बता दिया 2 बार 3 बार बता दिया, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं ताकि गलत ना करें आप। 269 ईसा पूर्व में तो अशोक गद्दी पर बैठा था, लेकिन कभी कभी 272 ईसा पूर्व भी दिया जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन सही होगा 269। अशोक अपने सौतेले बड़े भाई सुसीम की हत्या करके, सुसीम की हत्या किया था दोस्तों, जो कौन था? बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र था। तो सुसीम की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में अशोक को काफी क्रूर बताया जाता है, काफी क्रूर। और स्पेशली बौद्ध ग्रंथों में 2 किताब आप ध्यान रखेंगे, एक दीपवंश और दूसरा होगा महावंश। एक होगा दीपवंश और दूसरा होगा महावंश। तो ये दोनों किताबें कहाँ की हैं? ये दोनों किताबें दोस्तों श्रीलंका की हैं। कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं। श्रीलंका की ये किताबें हैं। श्रीलंका आपको पता है बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला देश है, तो श्रीलंका की ये दोनों किताबें हैं, दीपवंश और महावंश। और इसलिए इन दोनों किताबों को क्या कहते हैं? सिंहली अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहली अनुश्रुति। और दोस्तों ये
दीपवंश और महावंश सिंहली अनुश्रुति हैं। जो श्रीलंका की किताबें हैं उनको सिंहली अनुश्रुति कहते हैं। तो दोस्तों दीपवंश और महावंश ये दो बौद्ध धर्म की किताबें हैं और अशोक के समकालीन हैं और इसी में अशोक को काफी क्रूर बताया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। प्रारंभ में उनके शासन को आक्रामक और युद्ध प्रधान नीतियों के लिए जाना जाता है। तो प्रारंभ में माना जाता है कि अशोक काफी क्रूर थे। अशोक का परिवार और उत्तराधिकारी हम लोग देख लेते हैं। इनके पिता, अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनकी माता, दोस्तों इनकी माता का नाम सुभद्रांगी है और एग्जाम में यह भी पूछा गया है। इनकी माता जो है सुभद्रांगी है और इनको बिंदुसार द्वारा त्याग दिया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, जिसे बिंदुसार द्वारा अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। इनकी पत्नी, अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी। दोस्तों दो पत्नी होती हैं, वह सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी और एक प्रमुख, दोस्तों ध्यान रखना है कि अशोक की दो पत्नियां थी, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। दो पत्नियां हैं, एक तो अशोक की जो प्रथम पत्नी है, अशोक की जो प्रथम पत्नी है, ध्यान से सुनिए आप, पूछा जाता है आपसे अशोक की पत्नी का नाम। तो अशोक की जो प्रथम पत्नी है उनका नाम है दोस्तों देवी। क्या नाम है? देवी। तो कहीं पर हमें देवी मिलता है और कहीं पर हमें महादेवी मिलता है, कहीं पर देवी और कहीं पर महादेवी लिखा होता है। तो देवी आप ध्यान रखेंगे, तो देवी या महादेवी। तो अशोक की ये पहली पत्नी है, प्रिय पत्नी है। तो ये तो पूछ लिया जाएगा कि अशोक की पत्नी का नाम बताएं, तो मैक्सिमम टाइम यही देता है। लेकिन ध्यान रखना, आप जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है कि एक दोस्तों हमें अशोक का अभिलेख मिला है। कहां पे? कौशाम्बी में। अशोक का एक अभिलेख मिला है जो कौशाम्बी में स्थित है और इसको कहते हैं रानी का अभिलेख, क्योंकि यह माना जाता है कि दोस्तों ये रानी द्वारा स्थापित करवाया गया था। अशोक का ही अभिलेख है लेकिन इसमें रानी के बारे में बताया गया है। और रानी कौन सी है? तो रानी का नाम होगा दोस्तों कारुवाकी। ये अशोक की दूसरी पत्नी है, कारुवाकी। तो अशोक की दो पत्नियां, एक देवी या महादेवी जो उनकी प्रिय पत्नी है और अशोक की दूसरी पत्नी कारुवाकी। और दोस्तों कारुवाकी के बारे में अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि कौशाम्बी का अभिलेख किससे संबंधित है, कौशाम्बी का अभिलेख किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कारुवाकी से संबंधित है। सर कारुवाकी से क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कारुवाकी जो रानी है, इनके द्वारा दोस्तों बहुत सारे दान दिए गए और इन पूरे दान का, इनके दान का जो विवरण है कि इन्होंने कहां कहां पे दान किया, जो कारुवाकी हैं इनके दोस्तों दान का जो विवरण है यह कौशाम्बी के अभिलेख में मिला हुआ है। और इसलिए जो कौशाम्बी का अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। है तो अशोक का ही, लेकिन दोस्तों इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। तो दोस्तों अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? कौशाम्बी के अभिलेख को अशोक का रानी का अभिलेख है, ये अशोक के रानी का अभिलेख कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि इसमें अशोक के किस पत्नी का नाम उल्लिखित है, तो कारुवाकी इनकी पत्नी है, उनका नाम उल्लिखित है। ठीक है, तो देख रहे हैं पत्नी इनकी, अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी या कारुवाकी था और एक पत्नी जो इनकी प्रिय पत्नी है वो कौन है? देवी या महादेवी, ये भी ध्यान रखेंगे। वह सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी एवं प्रमुख रानी थी। दोस्तों अशोक की दो पत्नी, तो पहली पत्नी देवी या महादेवी और दूसरी पत्नी, तो दोस्तों दूसरी पत्नी जो होंगी वो कौन होंगी? कारुवाकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उन्हें रानी शिलालेख में भी उल्लिखित किया गया है जो प्रयागराज में स्थित है। वैसे ये प्रयागराज में नहीं है, ये कौशाम्बी में है। तो दोस्तों रानी का अभिलेख पूछा जाता है आपसे कहां से मिला है, तो कौशाम्बी बताएंगे। कौशाम्बी प्रयागराज का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब कौशाम्बी प्रयागराज से अलग हट करके एक डिस्ट्रिक्ट हो गया है। पहले कौशाम्बी प्रयागराज का ही एक पार्ट हुआ करता था। प्रयागराज जो इलाहाबाद है उसी का हिस्सा कौशाम्बी था, अभी कौशाम्बी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो कौशाम्बी में ये स्थित है। इसका उत्तराधिकारी, अशोक का उत्तराधिकारी दोस्तों कुणाल था। अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुणाल हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुणाल, अशोक के उत्तराधिकारी का नाम पूछा जाता है तो अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? कुणाल। दोस्तों नाम ध्यान रखेंगे। अशोक के समय में राज्य, दोस्तों अशोक के समय में कुल 4 राज्य थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले जो इधर का क्षेत्र था, जैसे ये उत्तरापथ हो गया, उत्तरापथ, फिर दक्षिणापथ कह लीजिए, उत्तरापथ दक्षिणापथ, और ये था दोस्तों प्राची। और दोस्तों एक कर लेंगे आप, कौन सा है? उत्तरापथ दक्षिणापथ, अवंती। ठीक है, अवंती राष्ट्र। तो अवंती राष्ट्र कर लेंगे आप, ये इस तरीके से। जो उत्तरापथ है इसकी राजधानी दोस्तों तक्षशिला होगा। अरे क्या लिख दिया मैंने? तक्षशिला ध्यान रखेंगे, तक्षशिला राजधानी। जो प्राची होगा दोस्तों ये पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होगी, पाटलिपुत्र। जो दक्षिणापथ है इसकी राजधानी सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी। और जो अवंती राष्ट्र है इसकी राजधानी उज्जैन है,
ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अशोक के 4 राज्य हैं और इनकी राजधानियां आपके एग्जाम में कई बार याद करने के लिए, मतलब मिलाने के लिए आती हैं, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है इसको। उत्तरापथ दोस्तों राजधानी तक्षशिला होगा, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची या पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ये अशोक के समय में ये 4 महाप्रांत हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कलिंग युद्ध और परिवर्तन, तो अशोक के समय में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था, ये हम सबको पता है। तो ध्यान से सुनिए, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या था, अशोक जब गद्दी पर बैठा था, अशोक गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में। चलिए इधर जगह नहीं है, मैं यहीं पे बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अशोक जब गद्दी पर बैठा, तो अशोक गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में। तो अशोक जब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद दोस्तों हम सबको पता है कि अशोक बहुत ज्यादा अपना साम्राज्य विस्तार करता है, बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों अपना साम्राज्य विस्तार करता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य बहुत विस्तार किया था, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, लेकिन बिंदुसार के समय में थोड़ा सा ये रुक गया था, थोड़ा सा रुक गया था। अब अशोक वापिस से दोस्तों उस साम्राज्य को और भी विशाल साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है। कौन, अशोक, ठीक है, अशोक है ना, साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश करता है। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। हालांकि उस टाइम दोस्तों, ये उस टाइम का जो कंडीशन है, उस टाइम का जो कंडीशन है वो बॉर्डर, मतलब ऐसा, ये तो आधुनिक भारत है ना, तो मैं आधुनिक भारत के हिसाब से बता रहा हूं। उस टाइम ऐसा ये बॉर्डर नहीं था, पाकिस्तान भी इसी का, हिंदू कुश पर्वत तक पूरा जो भारतीय शासक है वो रूल करते थे। लेकिन आज के हिसाब से यहाँ इधर हिमालय है। लेकिन ये दोस्तों मैं आज की मैप के हिसाब से आपको बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझें। अशोक ने दोस्तों बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया, बहुत बड़े एरिया पर। लेकिन ध्यान रखना है, इसका जो राजधानी है, ये कहाँ पे राजधानी है, पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी कहाँ पे है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। और दोस्तों पाटलिपुत्र से जो भी व्यापारिक मार्ग था वो इस तरीके से जब दक्षिण भारत की ओर जाता था, पाटलिपुत्र से जो भी व्यापारिक मार्ग था वो जब दक्षिण की ओर जाता था दोस्तों, इस तरीके से यहां से ये अगर ऐसे मार्ग जाता था, कौन सा मार्ग, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग। तो दोस्तों व्यापारिक मार्ग चाहे तो ये ऐसे स्थल मार्ग से जाए और चाहे समुद्री मार्ग से, दोस्तों इधर बंदरगाह हुआ करते थे तो ये इधर से ही होकर के गुजरते थे। और यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, उड़ीसा, जो वर्तमान का उड़ीसा का क्षेत्र है, यहीं पर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम क्या था, कलिंग। तो कलिंग एक राज्य होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, कलिंग, कलिंग दोस्तों एक राज्य होगा। और अशोक ने इसके पहले भी 1-2 बार असफल प्रयास किया था, मतलब प्रयास किया था लेकिन उसमें सफलता उसे नहीं मिली थी। अब क्या होगा कि अशोक दोस्तों पाटलिपुत्र से जब भी वो व्यापार करता है दक्षिण की ओर, उसके जितने भी व्यापारी जाते हैं दक्षिण की ओर, तो वो कलिंग क्षेत्र से होकर के जाते थे। और कोई भी समुद्री व्यापार होता था तो वो भी कलिंग से होकर के जाते थे। और बस यही कारण था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैप में अपने मैप में मैंने आपको क्यों बताया, मैप में इसलिए बताया ताकि एग्जाम में याद रहे क्या, कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण ही क्यों किया। बाकी हम उसका प्रभाव तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो जरूरत ही क्या पड़ गई थी अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने की। तो कारण पूछा जाता है और कारण आप बताएंगे क्या, कि अशोक के समुद्री एवं स्थलीय व्यापारिक मार्ग कलिंग से होकर के गुजरते थे, यही कारण था। और अशोक इस पर कभी कभी लूटपाट हो जाता था, तो अशोक इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। अशोक ये चाहता था कि जितने भी हमारे व्यापारिक मार्ग हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें, जो व्यापारी हैं जब वो व्यापार करने जाएं तो उनका सामान कभी लूटा न जाए। और इसलिए दोस्तों इस पर कंट्रोल करने के लिए अशोक क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा। क्या करेगा, इस पर दोस्तों आक्रमण करेगा। और ध्यान रखना है कि आक्रमण कब करेगा, यह पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बताया कि 269 ईसा पूर्व में तो अशोक राजा बना और अपने शासन के 8वें वर्ष, अपने शासन के 8वें वर्ष, कई बार यही पूछा जाता है कि जब वो अशोक राजा बना तो उसके कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया, गद्दी पर बैठने के बाद कितने वर्ष बाद वो कलिंग पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो 269 ईसा पूर्व में
गद्दी पर बैठा है और 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया है। तो बेटर ये है कि आप ये या तो ईयर याद कर लीजिए, ईयर याद होता है तो, नहीं तो आप 8वें वर्ष याद रखेंगे और दोस्तों 269 में से 8 घटाएंगे तो 261 ईसा पूर्व आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि राजा बनने के कितने समय बाद, और कभी आपसे डायरेक्ट ईयर पूछा जाता है, ज्यादा टाइम तो ईयर ही पूछा जाता है। 261 ईसा पूर्व बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये युद्ध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अशोक ने तो बहुत सारे युद्ध किए थे और अपने साम्राज्य को बहुत सारे राजाओं को हरा करके साम्राज्य विस्तार किया था। तो कलिंग ही इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों कलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अशोक ने, इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। अशोक ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कलिंग को जीतने के लिए। कलिंग दोस्तों जनजातीय क्षेत्र था, यहाँ पे उड़ीसा का जो क्षेत्र है वर्तमान का, ये भी पूछा जाता है वर्तमान में कलिंग का जो क्षेत्र है वो किस राज्य में आता है, तो ये उड़ीसा में। अशोक ने बहुत भारी सेना लेकर के यहां पर आक्रमण करता है और इसके बावजूद भी दोस्तों जो कलिंग के लोग थे, जो सेना थी कलिंग की, वह बहुत कम संख्या में होने के बावजूद दोस्तों अशोक से बिल्कुल अच्छे से लड़ते हैं और दोनों ओर जनहानि बिल्कुल बराबर की हुई थी। लेकिन दोस्तों अशोक के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और उसकी तुलना में जो कलिंग था उसके पास बहुत छोटी सेना थी। तो होगा क्या, जब दोनों तरफ बराबर का हानि हुआ है तो दोस्तों ये तो समाप्त हो जाएंगे जो कलिंग है। तो कलिंग की सेना समाप्त हो गई। कलिंग के राजा, कलिंग राजा का नाम नहीं मिलता, कलिंग राज के नाम से ही वो जाने जाते हैं। तो कलिंग राज जो है वो हार गए इस युद्ध को, और 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज के मध्य युद्ध हुआ था तो कलिंग राज हार गए, मार दिए गए। और दोस्तों अशोक इस युद्ध को जीत गया और कहते हैं कि अशोक जब इस युद्ध को जीता और जीतने के बाद जब वहां पर विजिट किया तो चारों तरफ दोस्तों रक्तपात था, चारों तरफ खून खराबा, चीखें, आवाजें। और कहते हैं कि कई सारी कहानियां हैं इसके भी पीछे, लेकिन एक कहानी प्रसिद्ध है कि जब वो अशोक जब दोस्तों वापस मगध आता है इस युद्ध के बाद, तो कई सारी महिलाएं होती हैं, वो आकर के अशोक से पूछती हैं कि तुम्हारी एक जीद ने भाई हम सबको विधवा बना दिया, तो आपको तो वो साम्राज्य मिल गया, लेकिन क्या हमें हमारा पति मिल सकता है क्या? या किसी बुढ़िया ने पूछा कि क्या हमें हमारा पुत्र मिल सकता है क्या? और कहते हैं कि अशोक ने यह हृदय विदारक जो घटना थी, इसके बाद दोस्तों फिर अशोक का पूरा माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है और जो अशोक होगा वह युद्ध नीति हमेशा के लिए छोड़ देगा, हमेशा के लिए। इसके बाद कहते हैं युद्ध हमेशा के लिए अशोक ने त्याग दिया और दोस्तों केवल और केवल परमार्थ के लिए कार्य करेगा, मतलब कि दूसरों के लिए यह काम करना शुरू कर देता है, लोगों की भलाई के लिए यह कार्य करता है। हमेशा दोस्तों अहिंसा की बात करेगा, हमेशा यह सत्य मार्ग की प्रयास करेगा, जन कल्याण का काम करेगा। और अशोक इसीलिए हमारे इतिहास में महान है, इसलिए नहीं कि उसने साम्राज्य बड़ा किया था, साम्राज्य विस्तार तो अंग्रेजों ने भी किया था, अंग्रेजों से बड़ा साम्राज्य विस्तार किसका हो सकता है? लेकिन क्या अंग्रेज को हम अच्छा मानेंगे? नहीं। क्या हम उन्हें महान कहेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लूटा। तो अच्छाई का प्रतीक यह नहीं होता है कि साम्राज्य कितना बड़ा है, अच्छाई का प्रतीक यह होगा कि आपके शासन काल में लोक कल्याण वाले कार्य कितने किए गए। ठीक है। और अशोक के समय में दोस्तों बहुत सारे मानव कल्याण कार्य किए गए। जैसे पहली बार अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल में कुएं बनाए गए थे, किसने सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर फलदार वृक्ष लगवाए थे, तो ये सारे के सारे काम पहली बार अशोक करेगा। वो किसके लिए? जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए। तो युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया। कलिंग युद्ध के बाद यह एक ऐसा महान युद्ध था कि इसके बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसीलिए कलिंग युद्ध इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसका ईयर पूछा जाता है। मैंने बिल्कुल आपको बता दिया, ध्यान से आप इसको याद कर लेना। तो अशोक के समय में 4 राज्य हैं, ये हमने देख लिया था। अब देखते हैं कलिंग युद्ध और परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाएगा अशोक का। कारण, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला, यही इसका मूल कारण है, ध्यान रखना है, कारण पूछा जाता है। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला स्थलीय एवं समुद्री व्यापारी मार्ग पर कलिंग का नियंत्रण था। मेन कारण यही होगा, कभी भी आपसे कारण पूछा जाएगा तो अशोक के जो व्यापारिक मार्ग थे, जो मगध से होकर के समुद्री मार्ग हो या दक्षिण भारत की ओर हो, तो वो कलिंग से होकर के गुजरता था और यही कारण होगा कि अशोक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, अशोक ने कलिंग
आधुनिक उड़ीसा जो है इस पर आक्रमण कर दिया। कब कर दिया? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग पर आक्रमण सिंहासन के 8वें वर्ष में किया था। ये मैंने देखिए एक्स्ट्रा अलग से एक फैक्ट लिखा है, यहां पर मैंने ईयर लिखा था लेकिन यहाँ पे 8वें वर्ष अलग से लिखा है, इसलिए कि एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बाद। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जैसे दोस्तों किसी के जीवन में मतलब कोई अलग ही राजकुमारी आ जाती हैं और जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है, इतनी एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी हमेशा मेंटेन नहीं रहता। एक टाइम ऐसा आता है कि भाई हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, मर मिटने तक के लिए तैयार होते हैं। तो अशोक के समय में वो पल कब आता है? जब कलिंग युद्ध लड़ा था। लेकिन हमारे जीवन में वह जो पल होता है, वह जो क्षण होता है, केवल अस्थायी होता है, क्योंकि एनर्जी का कोई स्पष्ट कोई सही वो नहीं है ना, कि वो क्षणिक होता है। लेकिन अशोक के समय में दोस्तों जो मानव कल्याण है, यह कंटिन्यू मोटिवेशन मिलेगा इसको, और ये आजीवन अपने जीवन के अंतिम समय तक यह मानव कल्याण में ही लगा रहा। यह भी आपको ध्यान रखना है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में भारी रक्तपात विनाश हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हो गए। दोस्तों लाखों लोग मारे गए थे अशोक के जिद की वजह से। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, युद्ध की भयावहता ने अशोक को गहरे रूप से प्रभावित कर दिया। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, इस पर भी विवाद है, इस पर भी विवाद है। विवाद क्या है? कई सारे लोग ये कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये मान्यता है, मैक्सिमम इतिहासकारों का मान्यता है, आपका बोर्ड भी इसी को सही मानता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह उसके तुरंत बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में ऐसी भी मान्यता है कि नहीं, युद्ध से ये मतलब वो था, मतलब एक तरीके से इसके अंदर दुख था युद्ध को लेकर के कि नहीं होना चाहिए था, युद्ध हो गया। लेकिन कहते हैं दोस्तों युद्ध की वजह से इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दोस्तों इसके दरबार में निग्रोध नाम का एक बौद्ध भिक्षु था और उससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इसका कारण क्या था, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है कलिंग युद्ध का रक्तपात देख करके, कलिंग युद्ध का रक्तपात देख करके, रक्तपात देख करके, तो अगर ये है तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर ये नहीं है तो आप लिख देंगे निग्रोध, निग्रोध से प्रभावित होकर के, निग्रोध से प्रभावित होकर के, प्रभावित होकर के इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को, दोनों ही सही होता है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो देखते हैं बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, युद्ध की भयावहता ने अशोक को गहरे रूप से प्रभावित किया और कहते हैं इसीलिए बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव हुआ। मैक्सिमम तो यही मान्यता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर मिलता है कि निग्रोध से प्रभावित हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, सहिष्णुता, देखिए बौद्ध धर्म को अपनाया और सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की नींव डाली। तो एक बार तो पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अशोक के प्रशासन का जो त्रिविध आधार है उनमें से क्या क्या है, तो एक होगा सहिष्णुता, उदारता और करुणा। इन तीनों के ही दम पर दोस्तों अशोक अपना त्रिविध शासन चलाने का प्रयास करता है। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, सहिष्णुता, दयालुता है, उदारता है, करुणा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इन सिद्धांतों को अपने जीवन और शासन का आधार बनाया। उनके गुरु दोस्तों ये किससे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, तो ये दोस्तों बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त हैं, उपगुप्त नाम ध्यान रखेंगे, उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। और यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन क्या होगा, आप मुझे जवाब देंगे दोस्तों कमेंट करके कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को तो उपगुप्त ने दिया था, लेकिन इनके जो दादा थे जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था, यह आप कमेंट करके बताएंगे। और बिंदुसार तो न तो बौद्ध मानते न जैन मानते हैं, ये तो भैया आजीवक संप्रदाय को मानते थे जो बिंदुसार थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। कुछ स्रोतों में ऐसा माना जाता है कि अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो दोनों ही है, कलिंग युद्ध भी बताया जाता है और निग्रोध से प्रभावित होकर के भी बताया जाता है। अशोक की धम्म नीति क्या है,
तो दोस्तों अशोक की धम्म नीति क्या होगी? अशोक ने अपने धम्म के, अच्छा धम्म मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म को ही बौद्ध धर्म में धम्म कहते हैं। तो अशोक की धम्म नीति क्या है? किस धर्म को मानता है ये, इसका धर्म कैसा है? अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए शिलालेखों, स्तंभ, चट्टानों का उपयोग किया। इसने शिलालेख और स्तंभ दोस्तों स्थापित करवाए। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक फैलाया। उन्होंने अपने पुत्र दोस्तों, इनके पुत्र हैं महेंद्र और पुत्री हैं संघमित्रा। तो इनके पुत्र का नाम महेंद्र है और पुत्री का नाम संघमित्रा है। इनको ये श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक भारत के बाहर, अगर कभी आपसे पूछा जाए भारत के बाहर दक्षिण भारत की ओर, अब यहां पर एक चीज और भी है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा नेपाल, श्रीलंका या दोस्तों आसियान का जो क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जितने भी, जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम, ये सब देश हैं। और या तो पूछा जाए श्रीलंका, अगर श्रीलंका तो हो गया, कंबोडिया वगैरह। अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने करवाया, तो आप बताएंगे अशोक। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए, हमसे गलती कहां होती है, अगर पूछा जाए भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्र मतलब चाइना, मंगोलिया, दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में अगर कभी आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो आप अशोक नहीं बताएंगे, आप किसको बताएंगे? कनिष्क को बताएंगे, कनिष्क को। तो ध्यान रखना है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वह अशोक द्वारा करवाया गया, जबकि उत्तरी क्षेत्र में कनिष्क द्वारा करवाया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां इन्होंने बौद्ध धर्म, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और जब भेजा था श्रीलंका, तो उस टाइम श्रीलंका का शासक कौन था? दोस्तों श्रीलंका का शासक था तिस्या। ये पूछा जाता है, जब महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे तो उस टाइम श्रीलंका में शासक कौन था? तिस्या था। तिस्या दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तिस्या से काफी अच्छा संबंध था। और आपको यह भी पता होगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? अशोक। और उसके दोस्तों अध्यक्षता इसी तिस्या ने की थी, अध्यक्षता। तो तिस्या अशोक के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया, और इसलिए दोस्तों इसे श्रीलंका का अशोक कहते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो श्रीलंका वालों के सिलेबस में होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका का जो शासक था वो तिस्या था। कहीं पे तिस्सा लिखा होता है, कहीं पे तिस्सा, कहीं पे तिस्सा लिखा होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अशोक के पद चिन्हों पर चला था। श्रीलंका में प्रमुख बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश, ये दोस्तों श्रीलंका के कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो किताबें हैं दीपवंश और महावंश, ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये किस धर्म से संबंधित होंगी? दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित होंगी, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित होंगी दीपवंश और महावंश। और ये कहाँ की किताबें हैं? तो ये श्रीलंका की किताबें हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको सिंगली अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगली अनुश्रुति, आप याद कर लेंगे। दोस्तों दीपवंश और महावंश में अशोक का वर्णन किया गया है। तो इनमें दीपवंश और महावंश जो किताब है, इसमें अशोक के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और तिस्सा के नेतृत्व में ही इन किताबों की रचना की गई थी। स्पष्ट राइटर हमें नहीं पता है। दीपवंश एवं महावंश को सिंगली ग्रंथ कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगली अनुश्रुति या सिंगली ग्रंथ, अनुश्रुति मतलब ग्रंथ होता है, तो सिंगली ग्रंथ हो या सिंगली अनुश्रुति हो, कहते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म पूछा जाता है आपसे, दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों दीपवंश और महावंश अशोक। और इसमें जो महावंश किताब है, महावंश, इसमें दोस्तों अशोक की पूरी जीवनी बताई गई है। कल्हड़ के राजतरंगिणी के अनुसार, दोस्तों कल्हड़ की जो राजतरंगिणी किताब है, ये भारत में 12वीं सदी में लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी? तो कश्मीर में लिखी गई थी, कश्मीर में। तो ये पूछा जाएगा कि जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, ये किस स्थान का इतिहास बताती है? तो ये दोस्तों कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कई शहरों की स्थापना की, और इनमें से आपको केवल एक ध्यान रखना है, श्रीनगर एवं तक्षशिला। तक्षशिला को लेकर के डाउट है, विवाद है, लेकिन आप श्रीनगर ध्यान रखेंगे कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। आज जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, इसकी स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सही, अशोक ने ही किया था। और आप ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? दोस्तों पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था।
अजात शत्रु ने किया था। हम बिल्कुल रिवीजन करते हुए चलेंगे। जो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ ये 383 ईसा पूर्व में है, 383 ईसा पूर्व में है। और ये किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था कालाशोक ने। किसने किया था? कालाशोक ने। और दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन है यह 250 ईसा पूर्व में है, 250 ईसा पूर्व में। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? अशोक के द्वारा। जो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है यह महाकश्यप द्वारा, जो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है यह साबाकामी द्वारा, और जो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है यह दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप। तृतीय बौद्ध संगीति सम्मेलन आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया क्योंकि अशोक की राजधानी है, तो अशोक की राजधानी में ही यहाँ पर सभी बौद्ध संगीतियां राजधानी में ही होती है, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो कनिष्क की राजधानी में नहीं होती। तो तृतीय बौद्ध संगीति या सम्मेलन आयोजित पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया। कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। इसके संरक्षक दोस्तों सम्राट अशोक ही थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था, जो कि श्रीलंका के शासक भी थे। बिल्कुल आप इसको ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे। अशोक की धर्मनिरपेक्षता। तो अशोक की धर्मनिरपेक्षता दोस्तों ये माना जाता है कि क्या अशोक कट्टर बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो कट्टर कैसे हो सकता है? क्योंकि कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसने अशोक को पूरी तरीके से हृदय परिवर्तित करके बिल्कुल दयालु, बिल्कुल सहिष्णु बना दिया था। अशोक बिल्कुल दोस्तों उदार शासक हो गया था। हालांकि ध्यान रखना है, इसी के बाद से मौर्य वंश का पतन भी शुरू हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा जो साम्राज्य बनाया था, बिंदुसार ने इतना बड़ा साम्राज्य मैनेज किया था, और अशोक ने इस साम्राज्य को और भी बड़ा बनाया था। वह जो साम्राज्य है वह कलिंग युद्ध के बाद से धीरे धीरे दोस्तों डाउन होने लगता है, डिक्लाइन करने की ओर चल निकलता है। और कहते हैं कि जो अशोक के उत्तराधिकारी हुए वो भी काफी हद तक अशोक से प्रभावित थे, वो भी काफी उदार थे। और एक महान शासक बनने के लिए पहली प्रायोरिटी तो यही होगी उस टाइम। आज की नजर से सही गलत अपनी जगह है। उस टाइम दोस्तों एक महान शासक बनने के लिए पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो तो यही होनी चाहिए कि युद्ध कौशल में आप निपुण हो और एक महायोद्धा हो। तो पहली शर्त ही ये है कि आपके हाथ में एकदम मजबूत तलवार हो। लेकिन यहाँ पर अशोक बिल्कुल तलवार ही त्याग दिया है, तो फिर तो जाहिर सी बात है मौर्य वंश का पतन होना निश्चित ही था। और इसीलिए कलिंग युद्ध के बाद मौर्य वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुणाल हुआ। तो इसकी धर्मनिरपेक्षता, सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को काट करके 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और यह निर्माण किसके लिए करवाया था? जो अशोक ने जो बराबर की पहाड़ी कहां पे था? पाटलिपुत्र में। आज भी है ये, आप कभी जाना वहां पे या गूगल सर्च करके आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे दोस्तों, पर्वतों को काट करके बीच में गुफा बनाया गया है। तो ये इसको कहते हैं बराबर की पहाड़ी। वो पहाड़ी का नाम है बराबर की पहाड़ी। और उसी के भीतर दोस्तों 4 गुफाओं का निर्माण किया गया अशोक के द्वारा। तो क्यों करवाया गया था? जो आजीवक संप्रदाय हैं उनके रहने के लिए। आजीवक संप्रदाय न तो बौद्ध धर्म मानते हैं, न तो जैन धर्म मानते हैं, न तो हिंदू धर्म मानते हैं। ये दोस्तों जंगलों में रहते थे। इनके जो एक तरीके से प्रवर्तक थे, जो आजीवक संप्रदाय को स्टार्ट किए थे, मक्खली घोषाल थे। और आजीवक संप्रदाय उस टाइम बहुत बड़ा संप्रदाय हुआ करता था। ये लोग मैक्सिमम जंगल में रहते थे दोस्तों, है ना। और ये मतलब एक तरीके से घूमते टहलते रहते थे। तो उनके निवास के लिए अशोक ने 4 ये गुफाओं का निर्माण किया था। तो अगर अशोक एक तरीके से बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी होता तो वो दूसरे धर्म के या दूसरे संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण क्यों कराता? इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह पूछा जाता है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को कटवा करके किसके रहने के लिए उसको बनवाया था। तो हम लोग बताते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए। गलत हो जाएगा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं बना था। किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय के लिए। और आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी था इसका पिता। कौन दोस्तों? बिंदुसार। ये गुफाएं कौन सी हैं? तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्वकर्मा गुफा। तो ये 4 गुफाओं को दोस्तों अशोक द्वारा बनवाया गया। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें आजीवक संप्रदाय के यहाँ पे लिखा हुआ है, आजीवक संप्रदाय के निवासियों के लिए निवास करने के लिए स्थल बनाया गया था। बराबर गुफाएं भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। भारत की जो सबसे पुरानी गुफाएं मिलती हैं जो काट करके बनाई गई, वो दोस्तों
इसी को माना जाता है। हालांकि सबसे पुरानी तो भीमबेटका है, लेकिन पाषाण काल में तो उसको मान लिया जाता है कि वो प्राकृतिक गुफा है। लेकिन ये जो है ये मानव निर्मित गुफा है। पहली बार अशोक द्वारा काट करके इतने बड़े पैमाने पर दोस्तों ये 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। सुदामा गुफा, कर्णचोपार गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्वकर्मा गुफा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट ये मानेंगे कि जो दोस्तों इसमें है क्या दिया हुआ है लुसेंट में, तो लुसेंट में दोस्तों नाम अलग मिलता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लुसेंट में नाम अलग मिलेगा और आपको ये लगेगा कि ये तो नाम सर बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में यही माना जाता है और आपको यही पढ़ना है, इसी को याद कर लेना है ना। जो लुसेंट में दिया हुआ है वो बिल्कुल अलग ही नाम दिया हुआ है। उन्होंने कर्ण और चौपार 2 अलग अलग कर दिया है। तो कर्ण चौपार गुफा एक है, सुदामा गुफा एक है, लोमस ऋषि गुफा एक है और विश्वकर्मा गुफा एक है। इनमें कर्ण चौपार गुफा और लोमस ऋषि गुफा ये दोनों ज्यादा फेमस थे। बराबर गुफाएं दोस्तों, बराबर की सबसे ठीक है। अशोक अपनी जनता के संपर्क में रहता था और वह हर धर्म के लोगों के मध्य समान रूप से प्रचलित था। शासन और नीतियां देख लेते हैं अशोक की। तो धम्म नीति, अशोक ने धम्म की नीति अपनाई जो नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता एवं सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। धम्म के सिद्धांत सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, पर्यावरण संरक्षण, प्रजा की भलाई और नैतिकता का आचरण। ये केवल समझने के लिए है, आपको ये नोट नहीं करना है, आप ऊपर वाली लाइन नोट कर लेंगे। धम्म नीति, अशोक ने बौद्ध नीति को अपनाई थी जो नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। ये आपको नोट नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए है। सामाजिक सुधार, अस्पतालों का निर्माण करवाया अशोक, पहली बार किसी शासक द्वारा अस्पताल का निर्माण करवाया। पशु चिकित्सालयों का स्थापना किया, वृक्षारोपण और कुओं का निर्माण किया। तो ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये सब काम पहली बार अशोक द्वारा किया गया था। शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया गया, ये केवल समझने के लिए है। प्रशासन, अशोक ने एक केंद्रीकृत प्रशासन चलाया जिसमें धर्म महामात्र कौन होते थे? धर्म महामात्र दोस्तों वे होते थे जो अशोक के धम्म नीतियों को फैलाते रहते थे और उसका विश्लेषण करते थे। तो अशोक ने धम्म महामात्र बनाया था, अधिकारी धम्म महामात्र, और ये प्रचार प्रसार करने के लिए होते थे, प्रचार और प्रजा की भलाई के लिए नियुक्त किए गए थे। तो अशोक ने धम्म महामात्र बनाया था। ठीक है। अशोक के अभिलेख, तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, तो दोस्तों जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत उसके अभिलेख हैं। सर ये अभिलेख क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए। जैसे दोस्तों आज सड़कें बनाई जाती हैं या अस्पताल बनाया जाता है या भारतीय शासकों द्वारा, मतलब शासकों क्या मतलब जो शासक प्रशासक हैं, शासन में रहने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, अगर वो कुछ बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक शिलापट्ट स्थापित करते हैं पत्थर का और उस पर वो अपना पूरा लोकार्पण और ये सब कुछ स्थापित करते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में भी अशोक द्वारा अपने प्रशासन, जहां तक उसका साम्राज्य था दोस्तों, विभिन्न शहरों में भारत के, और सोचिए इसका जहां जहां तक हमें अभिलेख मिला है वहां वहां तक मान लिया जाता है कि भैया अशोक का ही राज रहा होगा, क्योंकि दूसरे के क्षेत्र में ये थोड़ी स्थापित करवाएगा, है ना। तो इंडिया के दोस्तों विभिन्न, देखिए इतने बड़े क्षेत्र में कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी मिला हुआ है, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी मिला हुआ है, इंडिया के विभिन्न शहरों में मिलता है। तो दोस्तों बहुत बड़े एरिया में, भारत के लगभग हर क्षेत्र में, इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में भी इसके अभिलेख मिले हैं। और इसके अभिलेख मिलने की वजह से ये मान लिया गया कि भाई इसका साम्राज्य इतना बड़ा था। तो एक तो साम्राज्य विस्तार इसका पता चल गया, और दूसरी बात दोस्तों अभिलेख जिस लिपि में मिलेंगे, जिस भाषा में मिलेंगे, हमें यह भी पता चल जाएगा कि अशोक इस लिपि या इस भाषा का जानकार था। तीसरी बात, जो उसमें बातें बताई गई होंगी वह अशोक की थॉट प्रोसेसिंग, उसकी जो समझ है, उसकी जो मान्यताएं हैं, वह जो जैसा सोचता है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो अशोक के बारे में हमें मुख्य जानकारी, श्रुतियां अनुश्रुतियां तो बहुत सारे मिली हैं, ग्रंथ तो बहुत सारे मिले हैं, बौद्ध ग्रंथ, लेकिन दोस्तों इस टाइम तक हमारे यहाँ इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, और इसलिए जितने भी हमें ग्रंथ मिलते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? सब के सब धार्मिक ग्रंथ हैं। तो या तो अशोक की बहुत बड़ाई लिखी है या तो अशोक की बुराई लिखी है, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना। धार्मिक ग्रंथ की ऐसा करना चाहिए लेकिन अशोक नहीं कर रहा है, या ऐसा करना चाहिए अशोक ऐसा कर रहा है, बहुत धार्मिक कार्य कर रहा है, लेकिन वो इतिहास की नजर से नहीं लिखी गई। तो इसलिए अशोक को कभी भी आपसे पूछा जाए कि अशोक को जानने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो जैसे ऑप्शन में हो जाएगा हिंदू ग्रंथ, ऑप्शन में हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, अशोक के सिक्के, अशोक की मुहरें, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में हो तो आप हमेशा एक ही चीज बताएंगे, क्या? अशोक के अभिलेख। अशोक के दोस्तों जो अभिलेख है यही अशोक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो हम अशोक के बारे में जान पाते हैं। ठीक है।
तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे नहीं होगा, अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि में मिलते हैं। इनकी लिपि पूछी जाती है। और ध्यान रखना, ये जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं इसी सीक्वेंस में, यानी कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कि इसकी किस लिपि में अभिलेख मिले हैं, ये लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा इसके अभिलेख मिले हैं। दूसरा है दोस्तों खरोष्ठी लिपि। जो ये खरोष्ठी लिपि है यह उर्दू मतलब दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर, खरोष्ठी लिपि में भी इसके अभिलेख मिले हैं। फिर अरमाइक दोस्तों, ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे ये अभिलेख मिलता है हमें। और यूनानी, ये दोस्तों जो अरमाइक है ये आप ध्यान रखेंगे कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहां पे है, और यूनानी भी उसी क्षेत्र का है। तो अशोक के कुल जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं, जितने भी मिले हैं, उनमें से ये 4 लिपियां ही मिलती हैं, या तो ब्राह्मी, खरोष्ठी या अरमाइक या यूनानी, ये 4 लिपियां होंगी। और इनमें सबसे ज्यादा दोस्तों ब्राह्मी लिपि होगी। सबसे ज्यादा क्या होगा? ब्राह्मी लिपि होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप क्या है बौद्ध धर्म में, मैंने आपको बताया था। तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, अशोक ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, ये तो स्तूप की हो गई, अब अभिलेख पर वापिस आते हैं। 1750 ईस्वी में दिल्ली में टिम्पे थिलर दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी है, टिम्पे थिलर, और इसने पहली बार ये पता लगाया कि भाई कोई शासक है, ये जितने भी अभिलेख मिल रहे हैं वो एक ही शासक के हैं, लेकिन ये शासक का नाम नहीं जानता था क्योंकि हम लिपियों को पढ़ नहीं पा रहे थे। अशोक के लिपियों को पढ़ा नहीं जा रहा था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक और यूनानी। लेकिन पहली बार टिम्पे थिलर ने पहचान की कि ये सब एक ही शासक के हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे टिम्पे थिलर ने। कब? 1750 में। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ा किसके द्वारा गया, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। और कौन सी लिपि पढ़ी थी? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई थी अशोक की, ठीक है। तो किंतु अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। ईयर भी इंपॉर्टेंट है और नाम भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम पियदसी मिलता है। अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम पियदसी मिलता है। केवल 4 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अब दोस्तों डायरेक्ट अशोक का नाम केवल अशोक 4 अभिलेखों में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदगोलम। जो मास्की है दोस्तों, यह कर्नाटक में है। मास्की कहां पे होगा? कर्नाटक में। जो गुर्जरा है, यह दोस्तों कहां पे है? तो यह मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में। जो नेटूर है ये भी कहां पे है? कर्नाटक में। कहां पे होगा? कर्नाटक में। और जो उदगोलम है यह कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो केवल ये 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं। तो बाकी में क्या मिलते हैं? बाकी में दोस्तों अशोक का नाम देवनाम पियदसी मिलता है। क्या मिलता है? देवनाम पियदसी। इसका मतलब क्या होता है? देवताओं का प्यारा। देवनाम पियदसी, देवताओं का प्यारा। तो अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं पूरे भारत में, हर अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम पियदसी मिलता है। केवल दोस्तों 4 अभिलेख में डायरेक्ट अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा एक अभिलेख है दोस्तों कर्नाटक के कंगनहल्ली से मिला है। कहां से? कर्नाटक के कंगनहल्ली से। वहां पे मगध का शासक, मतलब उसको रान्यो अशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? रान्यो अशोक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का प्रसिद्ध कंगनहल्ली शिलालेख में अशोक के प्रस्तर पर रूप चित्र, और यह भी पूछा जाएगा कि अशोक का एकमात्र अभिलेख जहां पर उसका रूप चित्र बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, तो अशोक का एकमात्र अभिलेख जहां पे अशोक का चित्र बनाया गया है वह होगा दोस्तों कंगनहल्ली शिलालेख। कंगनहल्ली शिलालेख, और ये कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसमें अशोक का रूप चित्र बनाया गया है और इसमें इसको रान्यो अशोक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रान्यो अशोक, यानी कि राजा अशोक लिखा गया है। बाकी सब में मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदगोलम, इन सब में अशोक लिखा गया है। और एक अभिलेख होगा कंगनहल्ली, इसमें लिखा हुआ है रान्यो अशोक, मतलब राजा अशोक। और बाकी सब में क्या लिखा हुआ है? देवनाम पियदसी मिला है। बाकी सब में क्या मिला है? देवनाम पियदसी। एक अभिलेख और पूछा जाता है, क्या? भाब्रू अभिलेख। दोस्तों भाब्रू अभिलेख भी पूछा जाता है आपसे कि भाब्रू अभिलेख कहां पर है? तो ये दोस्तों राजस्थान में। कहां पे है ये? राजस्थान में। इसमें क्या है? इसमें अशोक को मगध का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? मगध का राजा, मगध का
राजा। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम, ये 4 अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी उसके जितने भी अभिलेख हैं उसमें क्या नाम मिलता है, देव नाम पियदसी, जिसका अर्थ क्या है, देवताओं का प्यारा। लेकिन ध्यान रखना है, एक अभिलेख है भाब्रू अभिलेख, एक अभिलेख है भाब्रू अभिलेख, जहां पे इसको, ये राजस्थान में है, जहां पर इसे मगध का राजा कहा गया है। और ये जो रानियों अशोक की बात होगी, यह दोस्तों कंगनहल्ली में मिलेगा। कहां पे, कंगनहल्ली, यहां पे लिखा कंगनहल्ली। दोस्तों ये कर्नाटक के कंगनहल्ली में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा अशोक का एकमात्र, और जो एकमात्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक का चित्र बनाया गया है, तो वो भी कौन सा होगा, कंगनहल्ली होगा। क्लियर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में स्थित अशोक के भाब्रू अभिलेख में स्वयं को देवनाम पियदसिनो मागधो कहा गया है। देवनाम पियदसिनो मागधो, अशोक के अभिलेख में ये शब्द मिलते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है, देवताओं का प्रिय मगध का राजा है। तो अशोक ने पहली बार मगध का राजा किस अभिलेख में कहा, और एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि विभिन्न शहरों से अशोक के अभिलेख मिले हैं, 4 ऑप्शन में वो दे करके वो पूछेगा निम्नलिखित में से कहां से अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं। और उसमें जो चौथा ऑप्शन होगा जो आपको सही टिक करना है, वो हमेशा पाटलिपुत्र होगा। सर कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो विभिन्न शहरों में मिले हैं, लेकिन अशोक की राजधानी में ही अशोक की एक भी अभिलेख हमें नहीं मिलते हैं। अशोक की राजधानी में एक भी अभिलेख नहीं मिला है, और अशोक की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख अशोक के नहीं मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, सांची का स्तूप, दोस्तों ये स्तूप की बात हो गई, अभिलेख अलग चीज है, स्तूप अलग चीज है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो इसने स्तूप भी बहुत बनवाए हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे अशोक ने बनवाया है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। दोस्तों सबसे बड़ा स्तूप था, अब सबसे बड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा स्तूप कौन सा होगा, केसरिया स्तूप। कौन सा, केसरिया स्तूप, जो कहां पर है, बिहार में। तो केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, यह आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप। आप ध्यान रखेंगे, केसरिया स्तूप, ठीक है, बिहार में है। दोस्तों जो सांची का स्तूप है, इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था। और मैं आपको बताऊं कि जो ये सांची का स्तूप है, यह 200 रुपए के नोट पर इसका चित्र भी मिलता है। 200 रुपए के नोट पे सांची के स्तूप का चित्र भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का नाम मिलता है। और अशोक की 2 रानियों का नाम क्या है, एक तो देवी और दूसरा कारुवाकी। क्या है, कारुवाकी, कारुवाकी। तो ये 2 रानियों के नाम है, आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप भी सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है। और ये दोस्तों जो भरहुत स्तूप है ना, इसका पूछा जाता है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था। निर्माण की बात होती है तो अशोक ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पुनर्निर्माण की बात होगी तो हमेशा आप किसको बताएंगे, पुष्यमित्र शुंग को। हाँ, वही पुष्यमित्र शुंग जिसने अशोक के, आरोप लगता है उसके ऊपर, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप है कि अशोक के सभी अभिलेखों, सभी स्तूपों को उसने तोड़वा दिया था। पुष्यमित्र शुंग को यह माना जाता है कि वह बौद्ध विरोधी था और उसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। और जब भैया उसने 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया तो भरहुत स्तूप को क्यों उसने पुनर्निर्मित करवाया, तो यह भी रिसर्च का सब्जेक्ट है और रिसर्च किया जाता है, आज भी यह बहस का विषय है दोस्तों। तो यह ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भरहुत का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने, और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का सजावट एवं उसका पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक के पहले बृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दोस्तों अशोक के कुल 13 बृहद शिलालेख हैं, तो पहले बृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारत के संगम राज्य का, यह भी पूछा जाता है कि किस अभिलेख में संगम राज्य या दक्षिण के राज्यों की चर्चा की गई है। ये सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप एक एक लाइन लिख लेंगे और दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी बुक से, मतलब किसी भी बुक से आप सारे ही क्वेश्चन लगभग सॉल्व होंगे, एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके। और अगर वो जो एक आध क्वेश्चन होगा ना, वह अगर मतलब या तो दोस्तों बहुत कठिन होगा और या तो फिर आपने क्लास अच्छे से देखा नहीं होगा, नहीं तो नोट्स से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर एक आध क्वेश्चन आपको नया मिले तो वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। मैं, ऐसा नहीं है कि
अपनी बड़ाई कर रहा हूं मैं, नोट्स ऐसे ही बनता है, आप नोट्स बना लेना। अगर एक आध क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो अगर क्वेश्चन गलत होता है आप देख लेना, अगर उसको सर जी ने बताया ही नहीं है, आपके नोट्स में वो है ही नहीं है। मेरा तो प्रयास है दोस्तों कि सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर वह हमारे इस वीडियो में, इस क्लास में नहीं है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। और नोट्स ऐसे ही बनता है, नोट्स हमेशा दोस्तों अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल मृत प्राय नोट्स नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने बना दिया तो बस बना दिया, उसमें कुछ भी नहीं। नोट्स हमेशा अपडेट होता रहता है क्योंकि मार्केट में नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अशोक का जो दूसरा पहला में क्या है, अशोक के पहले से में पशु बलि की निंदा की गई है। तो यह पूछा जाता है किस शिलालेख में अशोक के, किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो पहले बृहत शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के राजवंशों का नाम मिलता है, और कौन कौन से, चेर, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र, इन 5 राजवंशों के बारे में हमें नाम मिलता है। तो यह भी दोस्तों अशोक का दूसरा बृहत शिलालेख होगा। ठीक है, अशोक के 5वें, सब नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही। अशोक के 5वें बृहत शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, तो ये दोस्तों 5वें शिलालेख में कहा जाएगा कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। अशोक के 6ठे शिलालेख में कहा गया है कि मेरे महामात्य यानी कि जो मंत्री हैं मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, चाहे उस समय मैं अपने शयन कक्ष में विश्राम ही क्यों ना कर रहा हूं। तो यह कहा गया है 6ठे शिलालेख में। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भाई चाहे मैं अपने शयन कक्ष में विश्राम ही कर रहा हूं, जितने भी हमारे मंत्री हैं वो कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। और ये बताता है एक अच्छे राजा का गुण, और यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये सब क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अंततः आप भी पब्लिक की सेवा करने के लिए ही जा रहे हैं। तो ये अशोक से आप प्रभावित हो, इस चीज को जाने और अपने काम को लेकर के दोस्तों ईमानदार हो, इसीलिए ये सब हमें पढ़ाया जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के शासन, धर्म, नीति और सामाजिक सुधारों की जानकारी देते हैं। ये शिलालेख मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, चट्टान शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और लघु शिलालेख। तो ये 3 टाइप के शिलालेख हैं अशोक के। नोट, अशोक के अभिलेख भारत के कई शहरों में प्राप्त हुए हैं, परंतु उनकी राजधानी पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों इन तीनों ही जो शिलालेख हैं, ये जो तीनों शिलालेख हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों ये अशोक की बात हो गई, और अशोक की ये जो 3 कैटेगरी की शिलालेख की बात है, इसके जो अभिलेख हैं, एक चट्टान शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और लघु शिलालेख, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आपको यह क्लास सच में पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। और एक बात और है दोस्तों कि चैनल को बिना सब्सक्राइब आप ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों हमारा परिवार एक बड़ा परिवार बनता है। तो हमसे जरूर जुड़ें, और जुड़ करके अगर हमारे वीडियो को पर डे देखना चाहते हैं तो बेल आइकन जो बटन है उसको भी दोस्तों टिक कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही दोस्तों अगले क्लास में, इसी की अगली सीरीज में। तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।